ऐसी नौकरी के बारे में सोचिए जहां ऑफिस 4 दीवारों में नहीं बल्कि 4 पहियों पर चलता है। भारत के लाखों ट्रक ड्राइवर्स, बस कंडक्टर्स और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए यही असलियत है। उनकी पूरी दुनिया ही सड़क है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब दफ्तर ही सड़क हो तो काम करने वालों के हक की सुरक्षा कैसे होगी? चलिए आज इसी दिलचस्प कानूनी सफर को समझते हैं। तो यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाता है। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच में, एक ऐसा कानून बनाने की सोच में जो किसी बिल्डिंग से नहीं बल्कि सीधे सीधे उस कामगार से जुड़ा हो। एक कानून जो उनके साथ साथ सफर करे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1961 से भी पहले। उस दौर में इन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए कोई एक ठोस कानून था ही नहीं। उनके काम के घंटे तय नहीं थे, आराम करने का कोई पक्का ठिकाना नहीं था और सुरक्षा उसकी तो कोई गारंटी ही नहीं थी। सच कहा जाए तो वो एक तरह से कानूनी तौर पर अंधेरे में ही गाड़ी चला रहे थे। और हैरानी की बात तो ये है कि उस समय के 2 बड़े बड़े कानून भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। एक था कारखाना अधिनियम, जो सिर्फ फैक्ट्री की चारदीवारी के अंदर लागू होता था, और दूसरा मोटरयान अधिनियम, जिसका पूरा ध्यान गाड़ियों और ट्रैफिक पर था, ड्राइवरों की भलाई पर नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा कानूनी गैप, जिसमें इन कामगारों के अधिकार कहीं खो से गए थे। और फिर इसी खालीपन को भरने के लिए आया एक असली गेम चेंजर, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961। ये सिर्फ एक और कानून नहीं था, ये तो पहियों पर चलता हुआ एक सुरक्षा कवच था, जिसे खास तौर पर इन्हीं चलते फिरते कामगारों के लिए बनाया गया था। इस कानून की सबसे क्रांतिकारी बात पता है क्या थी? इसकी परिभाषा। इसने कहा कि एक ड्राइवर का ऑफिस कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उसका ट्रक या बस ही उसका ऑफिस है। बस इस एक लाइन ने मानो सब कुछ बदल दिया। अब अधिकार किसी जगह से नहीं बल्कि सीधे इंसान से जुड़ गए थे। वो जहां भी जाएं, उनके अधिकार उनके साथ साथ जाएं। इस कानून ने सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ा, थकावट। हम सब जानते हैं कि एक थका हुआ ड्राइवर सड़क पर कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए एक सीधा साधा नियम बना दिया गया, एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं और एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं। ये सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं था, बल्कि सड़क पर चलने वाले हर इंसान की सुरक्षा के लिए था। लेकिन सवाल ये था कि काम के घंटे में गिना क्या किया जाएगा? कानून ने इसे भी बहुत साफ साफ समझाया। इसमें सिर्फ गाड़ी चलाने का समय ही नहीं, बल्कि गाड़ी में सामान लादने, उतारने, कागजी काम करने और यहाँ तक कि डिपो में बस अपनी बारी का इंतजार करने का समय भी शामिल था। मतलब हर एक मिनट का हिसाब रखा गया था। पर यह कानून सिर्फ घड़ी की सुई देखने के बारे में नहीं था, ये इंसानों के बारे में था। इसने वर्कर्स के सम्मान और उनकी सेहत पर भी पूरा ध्यान दिया। जैसे कि बड़ी कंपनियों के लिए कैंटीन जरूरी की गई, रात में रुकने के लिए साफ सुथरे आराम घर, वर्दी और तो और हर गाड़ी में एक फर्स्ट एड बॉक्स। सुनने में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्होंने काम करने के पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया। ठीक है, कानून बनाना एक बात है, पर उसे जमीन पर लागू करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो असल में ये काम कैसे करता था? चलिए देखते हैं कि इसे लागू कैसे किया गया और समय के साथ अदालतों ने इसकी व्याख्या कैसे की। तो देखिए, कानून का पालन करवाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया। हाँ, इसमें कागजी कार्रवाई थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वो जरूरी भी थी। कंपनियों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, फिर हर ड्राइवर के काम का रोज का रिकॉर्ड एक लॉगबुक में रखना पड़ता था, फिर सरकारी इंस्पेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता था और साल के अंत में एक एनुअल रिपोर्ट भी देनी पड़ती थी। अब एक बहुत ही दिलचस्प मामला सामने आया जिसने इस कानून की सीमाओं को परखा। सवाल ये था कि क्या प्राइवेट स्कूल की बसों को चलाने वाले ड्राइवर भी इस कानून के दायरे में आते हैं? आखिरकार स्कूल कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी तो है नहीं, क्या लगता है? और अदालत का जवाब था बिल्कुल हाँ। जजों का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि क्योंकि स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चों से फीस लेते हैं, इसलिए वो कानूनी भाषा में भाड़े या मुनाफे के लिए ही यात्रियों को ले जा रहे हैं। इस एक फैसले ने यह साबित कर दिया कि ये कानून सिर्फ कागजों पर नहीं था, बल्कि असल में काम करने वालों की हिफाजत के लिए था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता और वक्त के साथ कानून भी बदलते हैं। तो अब देखते हैं कि ये ऐतिहासिक कानून आज के नए दौर में किस तरह एक नया रूप ले रहा है। तो 1961 का ये जो ऐतिहासिक कानून था, वो अब एक तरह से रिटायर हो रहा है और इसकी जगह ले रहा है एक नया और बहुत बड़ा कानून, जिसका नाम है OSH कोड 2020। तो चलिए जरा पुराने और नई में फर्क को समझते हैं। ये टेबल अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। देखिए, सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। पुराना कानून ज्यादातर पुलिसिंग पर जोर देता था, मतलब गलती पकड़ना और सजा देना। वहीं नया कोड गाइडेंस पर फोकस करता है, यानी मदद करना और सही रास्ता दिखाना। जहां पहले कागज की मोटी मोटी लॉगबुक्स होती थी, अब सब कुछ डिजिटल है। और सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला बदलाव, जुर्माना। पहले जहां सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना लगता था, अब वही गलती करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। संदेश बिल्कुल साफ है, अब नियमों को हल्के में लेना मुमकिन नहीं होगा।
तो हम एक नए डिजिटल युग में कदम रख रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ये अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी लेकर आता है। इस तकनीकी दौड़ में हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे सबसे कमजोर कामगार, जो शायद आज भी टेक्नोलॉजी से उतने नहीं जुड़े हैं, कहीं इस दौड़ में पीछे न छूट जाए? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प विचार से करते हैं। हाँ, बताइए। मतलब अक्सर हमें यही लगता है कि कोई भी कानून या कोई भी नियम कायदा किसी स्थिर जगह के लिए बना होता है। बिल्कुल, किसी बिल्डिंग या जमीन के लिए। हाँ, जैसे किसी चार दीवारी के अंदर चल रहे कारखाने के लिए कारखाने का कानून उस कारखाने के लोहे के गेट के अंदर ही काम करता है। सही कहा। दफ्तर का कानून उस दफ्तर की कांच की दीवारों के भीतर लागू होता है। लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि क्या हो जब काम करने की जगह एक ही जगह पर टिकी ही ना हो? ये तो बहुत ही अलग स्थिति हो जाएगी। मतलब क्या हो जब किसी इंसान का वर्क प्लेस, उसकी काम करने की जगह 80 या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही हो? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और यहीं से हमारी आज की चर्चा का विषय बेहद प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य केंद्र भारत का मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है, जो 1961 में बना था। हाँ। और साथ ही उसका नया आधुनिक रूप, जिसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड या संक्षेप में कहें तो नया लेबर कोड कहा जा रहा है। और मैं बता दूं कि हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें इन कानूनों के मूल दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा कई दशकों पुराने ऐतिहासिक अदालती फैसले और 2026 में होने वाले इस बड़े कानूनी बदलाव के पूरे ट्रांजिशन दस्तावेज भी हमारे पास हैं। सही कहा। तो इस चर्चा का मिशन असल में ये समझना है कि कोई भी कानूनी ढांचा एक ऐसी वर्कफोर्स को कैसे कंट्रोल करता है जो हमेशा चलती रहती है, जो हमेशा गति में है। बिल्कुल। हाईवे पर चलने वाले लाखों ट्रकों और बसों के जो ड्राइवर्स हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, हाँ। उनके शोषण को इन कागजी कानूनों ने कैसे रोका? और ये भी समझना है कि 2026 का ये नया लेबर कोड इस पूरी व्यवस्था को डिजिटल दुनिया में लाकर कैसे और ज्यादा सख्त बना रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें और 1961 से पहले के दौर में जाएं, तो कानूनी किताबों में ना एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। वो कैसे? मतलब उस वक्त एक मोटर व्हीकल एक्ट हुआ करता था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, उनके टैक्स और ट्रैफिक नियमों पर था। हाँ, गाड़ी के कागजात पर। और दूसरी तरफ फैक्ट्रीज एक्ट था, जो सिर्फ उन मजदूरों को सुरक्षा देता था जो किसी इमारत के अंदर काम करते थे। यानी हाईवे पर दिन रात तपती धूप और कड़ाके की ठंड में गाड़ी चलाने वालों के लिए कोई सीधा कानून था ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से सिस्टम के बाहर थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। अगर हम उस दौर की जमीनी हकीकत को देखें तो 1961 से पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वालों की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। वो लगातार सड़क पर थे, हर तरह के मौसम की मार झेल रहे थे और सबसे बड़ी बात, नींद की भयंकर कमी से जूझ रहे थे। हाँ, क्योंकि काम के घंटों का कोई अता पता नहीं था। बिल्कुल। उस समय कोई ढाबे या रेस्टरूम की कोई खास व्यवस्था भी नहीं होती थी। तो देखिए, राज्य का मतलब सरकार का ये एक संवैधानिक दायित्व था कि वो काम की न्यायसंगत दशाएं सुनिश्चित करें। सही बात है। सरकार ने ये महसूस किया कि मोटर व्हीकल एक्ट तो सिर्फ गाड़ी की सेहत देख रहा है, इंजन और टायरों की फिक्र कर रहा है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाली इंसान की सेहत की फिक्र किसी को नहीं है। एकदम सही। इसीलिए एक चलते फिरते वर्कप्लेस को रेगुलेट करने के लिए ही मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 लाया गया। और मुझे लगता है इस कानून ने एक बहुत ही बुनियादी और क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया कि मजदूर के अधिकार उसके साथ साथ सफर करते हैं। बिल्कुल। मजदूर चाहे दिल्ली में हो या गाड़ी चलाते हुए महाराष्ट्र की सीमा पार कर रहा हो, उसके अधिकार उसी ट्रक की केबिन में उसके साथ बैठे होते हैं। अधिकारों का मजदूर के साथ सफर करना, ये सच में उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी सोच थी। हाँ, और अब यहाँ से ना कहानी एक बहुत ही तकनीकी और दिलचस्प मोड़ लेती है, जो समय की गिनती से जुड़ा है। समय का गणित। हाँ। मतलब जब कोई मजदूर किसी कारखाने में काम करता है तो सुबह 8 बजे अपने कार्ड पर मोहर लगाता है और शाम को 5 बजे बाहर निकल जाता है। समय गिनना बहुत आसान है। हाँ, लेकिन सड़क पर एक ड्राइवर का समय कैसे गिना जाए, इसे समझने के लिए दिल्ली से जयपुर जाने वाली एक बस के ड्राइवर का उदाहरण लेते हैं। अच्छा। बस का सफर तो शायद 6 या 7 घंटे का है, लेकिन ड्राइवर की ड्यूटी का समय उससे कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में कानून उसके काम के घंटों को मापता कैसे है? देखिए, ये ना कानून की सबसे बड़ी चुनौती थी कि समय को कैसे परिभाषित किया जाए। इसे सुलझाने के लिए समय के गणित को 3 स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्से? हाँ। पहला हिस्सा है रनिंग टाइम, यानी वो समय जब गाड़ी असल में हाईवे पर दौड़ रही है। ठीक है। इसमें एक बहुत ही व्यावहारिक नियम ये जोड़ा गया कि अगर सफर के बीच में ढाबे पर चाय पीने या किसी और काम के लिए 15 मिनट से कम का कोई छोटा ब्रेक लिया जाता है, हाँ, तो उसे आराम नहीं माना जाएगा,
बल्कि उसे भी गाड़ी चलने के समय में ही गिना जाएगा। ओहो, मतलब छोटे ब्रेक भी ड्यूटी का ही हिस्सा है। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा है सब्सिडियरी वर्क, यानी सहायक काम। गाड़ी खड़ी होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। जैसे लोडिंग अनलोडिंग, हाँ, या फिर जैसे बस का कंडक्टर सवारियों के टिकट चेक कर रहा है, दिन भर की कमाई का कैश डिपो में जमा कर रहा है, ये सब भी ड्यूटी का हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा और सबसे पेचीदा हिस्सा है पीरियड ऑफ मियर अटेंशन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो समय जब ड्राइवर या कंडक्टर डिपो में मौजूद तो है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। वो सिर्फ अपनी अगली ड्यूटी या किसी बुलावे के इंतजार में बैठा है। मतलब उसे वहाँ रहना है, इसलिए वो समय भी ड्यूटी के दायरे में ही आता है। एकदम सही। हर एक मिनट का इतना बारीकी से हिसाब रखा गया है। और इसी से जुड़ा ना स्रोतों में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे स्प्रेड ओवर कहते हैं। हाँ, स्प्रेड ओवर या काम का फैलाव। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत साफ है कि एक दिन में अधिकतम काम 8 घंटे ही हो सकता है। बिल्कुल, 8 घंटे। लेकिन अगर कानून में स्प्रेड ओवर का नियम ना होता तो एक चालाक ट्रांसपोर्ट मालिक क्या करता? वो इसका फायदा उठाता। हाँ, वो सोचता कि उसे ड्राइवर से सिर्फ 8 घंटे ही काम लेना है, तो वो उस 8 घंटे को पूरे दिन में बिखेर देता। सही कह रही हैं आप। वो ड्राइवर से कहता कि 2 घंटे सुबह गाड़ी चलाओ, फिर 4 घंटे इंतजार करो, फिर दोपहर में 2 घंटे चलाओ, फिर शाम को और फिर आधी रात को। ऐसे में तो वो ड्राइवर पूरे 24 घंटे काम में ही उलझा रहेगा। बिल्कुल, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह तबाह हो जाएगी और वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। इसीलिए कानून को यह तय करना पड़ा कि ड्यूटी की शुरुआत और अंत के बीच एक सख्त लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। तो स्प्रेड ओवर की लिमिट क्या तय की गई? वयस्कों के लिए इस स्प्रेड ओवर को अधिकतम 10.5 घंटे तय कर दिया गया। 10.5 घंटे? हाँ, कुछ बहुत ही विशेष या लंबी दूरी की परिस्थितियों में इसे अधिकतम 12 घंटे तक खींचा जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा किसी भी हाल में नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मालिक एक ड्राइवर की 8 घंटे की ड्यूटी को पूरे 24 घंटे में छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकता। बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही ड्यूटी को बीच में तोड़ने के नियम भी सख्त कर दिए गए, ताकि ड्राइवर को लगातार आराम करने के लिए कम से कम 9 घंटे का अबाधित वक्त मिल सके। सही कहा। नींद पूरी होगी तभी सड़क सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल। जब एक इंसान 12 घंटे के इस फैलाव में फंसा होता है तो सिर्फ नींद ही नहीं, शरीर को और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। हाँ। यहीं से कानून का वो हिस्सा सामने आता है जो मशीन चलाने वाले को वापस इंसान मानता है। इसके कल्याणकारी उपायों को देखना बहुत दिलचस्प है। जी। कागज पर तो 8 घंटे लिखे हैं, लेकिन अगर किसी ड्राइवर से ज्यादा काम लिया जाए तो ये कानून उसे असल में कैसे रोकता है? क्या कोई ओवरटाइम का नियम है? यहाँ कानून बनाने वालों ने एक बहुत ही चतुर खेल खेला है। उन्होंने ओवरटाइम को कर्मचारी के लिए किसी इनाम की तरह डिजाइन नहीं किया। अच्छा। बल्कि मालिक के लिए एक भारी आर्थिक सजा के तौर पर डिजाइन किया है। वो कैसे? वयस्कों के लिए दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे की सख्त लिमिट तय है। अगर मालिक इससे 1 घंटा भी ज्यादा काम लेता है तो उसे कर्मचारी को उसकी साधारण वेतन दर का 1.5 से 2 गुना पैसा देना पड़ता है। 2 गुना पैसा? लेकिन ये साधारण वेतन दर क्या होती है? यही तो पेज में। इसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता भी शामिल होता है। ओहो। अक्सर ट्रांसपोर्ट कंपनियां चालाकी करती थी कि वो सिर्फ बेसिक सैलरी पर ओवरटाइम जोड़ के पैसे बचाने की कोशिश करती थी। क्योंकि बेसिक कम होती है। बिल्कुल। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक मामलों में ये बिल्कुल साफ कर दिया कि बेसिक और महंगाई भत्ता दोनों को मिलाकर जो पूरी रकम बनती है उसी के आधार पर ओवरटाइम देना होगा। इसका मकसद यही था कि मालिक जानबूझकर कम स्टाफ रखने की बजाय नए लोगों को नौकरी पर रखें। सही कहा, क्योंकि ओवरटाइम देना उन्हें ज्यादा महंगा पड़ेगा। और सिर्फ ओवरटाइम ही नहीं, काम के माहौल पर भी जोर दिया गया है। जैसे अगर 100 से ज्यादा वर्कर है तो कंपनी को एक बकायदा कैंटीन बनानी होगी। हाँ, और रात में रुकने के लिए साफ सुथरे रेस्टरूम बनाने होंगे ताकि ड्राइवर ट्रक के नीचे या कैबिन में सिकुड़कर ना सोएं। मौसम की मार से बचने के लिए यूनिफॉर्म, और सबसे दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी, उस यूनिफॉर्म को धोने के लिए अलग से वॉशिंग अलाउंस देना भी अनिवार्य किया गया। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर यह कानून कोई ढील नहीं देता। बाल श्रम की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। 14 साल से कम उम्र के बच्चों का इस खतरनाक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। और जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी नियम बेहद कड़े बनाए गए। किसी भी किशोर को काम पर रखने से पहले एक मेडिकल अधिकारी से उसकी फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है, जो सिर्फ 1 साल के लिए ही मान्य होता है। हाँ, काम के दौरान उस किशोर को एक फिजिकल टोकन हमेशा अपने पास रखना होता है और वो दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच, मतलब नाइट शिफ्ट में तो उनसे काम लिया ही नहीं जा सकता। एकदम सही। ये सब सुन के लगता है कि 1961 में ही कितना दूरदर्शी कानून बना लिया गया था। लेकिन जहां कानून होता है वहां लोग उसे तोड़ने का कोई ना कोई चोर दरवाजा निकाल ही लेते हैं। ये तो इंसानी फितरत है। हाँ, हमारे स्रोतों में कई ऐसे लूप होल्स और कानूनी लड़ाइयों के बारे में बताया गया है जो वाकई चौंकाने वाले हैं। जैसे कि वो पुरानी लॉगबुक का फ्रॉड। लॉगबुक की धांधली वाकई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बीमारी रही है। क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर हर वक्त गाड़ी के साथ सफर तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं। इसलिए ड्राइवर और मालिक को खुद एक किताब में अपने घंटे दर्ज करने होते थे, फॉर्म 12 जिसे कहते थे। और इसमें दोनों तरफ से खेल होता था, है ना? हाँ,
कई बार ड्राइवर ज्यादा ट्रिप मारने और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने काम के घंटे कम लिखते थे, ताकि वो बिना आराम किए लगातार गाड़ी चलाते रहें। और दूसरी तरफ मालिक ओवरटाइम के पैसे बचाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग के समय को लॉगबुक में खाली बैठने का समय दिखा देते थे। आज के दौर में तो इसका पक्का इलाज जीपीएस है। गाड़ी स्टार्ट हुई तो समय शुरू, बंद हुई तो समय रुक गया। मशीन झूठ नहीं बोलती। लेकिन उस जमाने में कागजी हेराफेरी बहुत आम थी। और हेराफेरी से याद आया, श्रोतों में घाटगेंड पाटिल ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक बहुत ही मशहूर स्कैम का जिक्र है। वो मामला तो बहुत ही दिलचस्प है। जैसे ये कानून लागू हुआ, उस कंपनी के मालिकों ने जो चालाकी दिखाई वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्होंने क्या किया कि अपने ही सारे ड्राइवर्स को बुलाया और उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिखवा लिया। और फिर अगले ही दिन उन्हीं ड्राइवर्स को अपनी ही कंपनी के ट्रक किराए पर दे दिए। हाँ, कागज पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि अब तुम हमारे कर्मचारी नहीं बल्कि आजाद ठेकेदार हो। मतलब काम वही, ट्रक वही, इंसान वही, बस कागज पर रिश्ता बदल दिया गया ताकि श्रम कानूनों से बचा जा सके। ये कानूनी खामियों का फायदा उठाने का बहुत ही शातिर तरीका था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इस पूरे प्रपंच को बेनकाब कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सवाल पूछा कि कागज पर इन्हें आजाद ठेकेदार बताया जा रहा है, लेकिन गाड़ी कब निकलेगी, किस रास्ते से जाएगी, उसमें किसका माल होगा, ये सब कौन तय कर रहा है? जवाब साफ था, कंपनी तय कर रही थी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब असली नियंत्रण यानी पूरा कंट्रोल कंपनी के ही हाथ में है तो कागजी ठेके का कोई मोल नहीं। वे सभी ड्राइवर्स कंपनी के मजदूर ही माने जाएंगे। ये तो मजदूरों के हक में एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी जीत। स्रोतों में एक और मामला है जो 2026 के नए कानून के संदर्भ में अहमियत रखता है। डीएवी पब्लिक स्कूल का मामला। जी। स्कूल का मुख्य काम तो शिक्षा देना है। जब उन पर यह कानून थोपा गया तो उन्होंने कहा कि हम कोई कमर्शियल ट्रांसपोर्टर नहीं है, हम मुनाफा नहीं कमा रहे हैं। तो हम पर यह एक्ट क्यों लागू हो? हाँ, यहीं पर कानून की वो बारीक लाइन सामने आती है जिससे किराया या इनाम के बदले परिवहन कहा जाता है। हाई कोर्ट ने इस मामले को बहुत गहराई से परखा। अदालत का क्या नजरिया था इसमें? अदालत ने कहा कि यह सच है कि स्कूल का मुख्य काम शिक्षा देना है, लेकिन अगर वो स्कूल बच्चों के लिए बसों का बेड़ा चला रहा है और उसके लिए माता पिता से ट्रांसपोर्ट फीस वसूल रहा है, हाँ, तो तकनीकी रूप से स्कूल के भीतर ही एक परिवहन का व्यवसाय चल रहा है। इससे तो एक बहुत बड़ा दायरा खुल गया। बिल्कुल। इसने साफ कर दिया कि चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो या कोई प्राइवेट आईटी कंपनी जो अपने कर्मचारियों के लिए बसें चलाती हैं, अगर वो कोई भी फीस ले रहे हैं तो वो इस कानून के दायरे में आएंगे। एकदम सही। इन ऐतिहासिक लड़ाइयों को समझने के बाद अब वक्त है कहानी को 2026 के दरवाजे पर लाने का, जब पुराना मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 29 अन्य पुराने श्रम कानूनों के साथ मिलकर नए OSHEC कोड में समाहित हो रहा है। ये सिर्फ कानूनों का एकीकरण नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। एक पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा पहलू है पुराने इंस्पेक्टर राज का खात्मा। पहले जो लेबर इंस्पेक्टर होते थे उनके पास पुलिस जैसी ताकत होती थी। वो अचानक छापा मारते थे। हाँ, और सीधे अदालती केस ठोक देते थे। लेकिन नए कोड में उनकी भूमिका बदल दी गई है। अब वो सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं बल्कि सुविधादाता भी बन गए हैं। मतलब वो पहले कंपनियों को सही रास्ता दिखाएंगे। हाँ, अगर कोई नियम टूट रहा है तो वे सीधे केस दर्ज करने के बजाय पहले एक सुधार नोटिस देंगे, ताकि कंपनी अपनी गलती सुधार सके। सही कहा। गलती सुधारने का मौका देना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मौका देने के बाद भी कोई कंपनी लापरवाही करे तो सजा के प्रावधान तो अब बहुत खूंखार हो गए हैं। बहुत ज्यादा। पुराने कानून में सजा क्या थी? किसी मालिक ने ड्राइवर से जबरदस्ती 14 घंटे गाड़ी चलवाई और एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना या छोटी मोटी जेल, जो कि आज के दौर में कुछ भी नहीं है। लेकिन नए कोड में अगर कंपनी की घोर लापरवाही से किसी वर्कर की मौत होती है तो जुर्माना सीधे 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। बाप रे, 5 लाख। और साथ ही 2 साल तक की कड़ी कैद भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत इस भारी भरकम जुर्माने का 50% हिस्सा सीधे पीड़ित मजदूर या उसके परिवार को दे सकती है। ये तो बहुत ही सकारात्मक कदम है। पहले तो सारा पैसा सरकारी खजाने में चला जाता था। बिल्कुल। इसके साथ ही इस पूरी व्यवस्था का डिजिटल अवतार भी सामने आ रहा है। पहले ट्रांसपोर्टर को ढेरों कागजी रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे। फॉर्म 1 से लेकर फॉर्म 13 तक कागजों का अंबार लगा रहता था। अब वो सब खत्म होने जा रहा है। उसकी जगह श्रम सुविधा पोर्टल ने ले ली है। हाँ, अब किसी कंपनी को अलग अलग राज्यों में जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक ही जगह से एक क्लिक पर काम ऑनलाइन हो जाएगा। इससे पारदर्शिता भी आएगी। बिल्कुल। इसके अलावा नए कोड में लीव एनकैशमेंट यानी छुट्टियों के बदले पैसे लेने का अधिकार भी बहुत साफ कर दिया गया है। मतलब साल के अंत में कर्मचारी अपनी जमा की हुई छुट्टियों को भुना सकता है। हाँ, और ओवरटाइम की सीमा को एक तिमाही में 156 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। इससे कंपनियों को तो आसानी होगी, लेकिन इस बात की निगरानी करनी होगी कि ड्राइवरों की थकान खतरनाक स्तर तक ना पहुंच जाए। ये एक बहुत अहम पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ है कि ये विषय सिर्फ कुछ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखने के बारे में है। जब एक ट्रक ड्राइवर बिना मानसिक दबाव के सुरक्षित माहौल में गाड़ी चलाता है तो वो बड़े हादसों को टालता है। इसमें कोई शक नहीं कि इन कानूनों ने सड़कों को सुरक्षित बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। लेकिन हमारे स्रोतों का अध्ययन करने के बाद एक सवाल खड़ा होता है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वो क्या? 1961 का पुराना कानून ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर लागू होता था जिनमें कम से कम 5 मजदूर काम करते हों, और कई राज्यों में तो सिर्फ एक मजदूर वाली कंपनी पर भी लागू होता था। मतलब एक ट्रक और एक ड्राइवर है
तो भी उसे पूरी कानूनी सुरक्षा मिलती थी। हाँ, लेकिन जो नया लेबर कोड आ रहा है वो सिर्फ उन्हीं प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां कम से कम 10 या उससे ज्यादा मजदूर काम करते हैं। अच्छा, और भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर तो बहुत असंगठित है। बिल्कुल, यहाँ हजारों ऐसे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं जिनके पास महज 1 या 2 ट्रक हैं और उनके यहाँ मुश्किल से 3-4 लोग काम करते हैं। तो क्या इस नए कोड के आने से इन लाखों छोटे ड्राइवर्स की कानूनी सुरक्षा छिन जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या वे बिना किसी तय काम के घंटों के और बिना ओवरटाइम के एक ऐसी शैडो वर्कफोर्स बनकर रह जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। कहीं विकास की इस दौड़ में हम उन्हें ही पीछे ना छोड़ दें जो सबसे ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं। सही कहा। You know, when you click buy now on something, you ever stop to think about how it actually gets to your door? There's this huge, almost invisible army of people out there on the roads, keeping the whole country running. But for the longest time, these drivers, conductors, and depot workers were stuck in a really dangerous legal blind spot. So today, we're going to pull back the curtain on the law that was created to be their protective shield, the Motor Transport Workers Act of 1961. So it all boils down to this. A really basic question. Is the cabin of a truck a workplace? Is that truck basically a factory on wheels? Believe it or not, before 1961, the law pretty much said no. And that right there is the massive problem this act was created to solve. You see, before this law came along, the legal situation was just a mess of loopholes. Workers on the move were literally falling through the cracks of our labor laws. There was just no safety net there to catch them. And here's where you can really see the gap. On one hand, you had the Factories Act of 1948. Now, that was great for people working inside a building, but a truck, well, it's not a building. On the other hand, there was the Motor Vehicles Act of 1939, but that was all about the machine, the rules of the road, vehicle safety. It said almost nothing about the human being behind the wheel. So you had to ask, who was actually looking out for the driver? And that's where the Motor Transport Workers Act finally came into the picture. This wasn't just some tweak to an existing law. It was a brand new, custom-built solution. It wasn't about the factory, and it wasn't just about the truck. It was all about the person whose workplace was constantly on the move. Okay, so who exactly did this new protective shield cover? Well, you might be surprised just how wide they cast the net. The law applies to any motor transport undertaking. And the really important phrase here is private carriers. This was a huge deal. The Supreme Court eventually clarified this doesn't just mean your typical bus company. Nope. Even a factory that uses its own trucks to move its own products is covered. Bottom line, if you employ people to drive for your business, you're on the hook. And what about the workers? Well, check this out. The law defines them as anyone employed directly or through an agency. Now, this was a brilliant, forward-thinking move because it slammed the door on a massive loophole. Companies couldn't just get around the rules by hiring contractors. If you work on or in connection with that vehicle, you are protected. Period. And this protection goes way beyond just the driver and the conductor. The Act recognized that it takes a whole ecosystem to keep those wheels turning. We're talking cleaners, station staff, booking clerks, right down to the timekeepers and the watchmen at the depot. They were all covered. All right, let's get into the real heart of this thing. What were the core defenses built into this protective shield? We're talking about the tangible, life-saving rules about a worker's time, their right to rest, and their basic well-being. First up, and this was huge, the Act slapped a hard limit on the workday. 8 hours. That's it. No more driving until you drop. And it didn't stop there. It also capped the entire work week at 48 hours. Now, this wasn't just about being fair to the workers. This was a public safety measure, plain and simple, designed to get dangerously exhausted drivers off our roads. The law also made taking a break completely non-negotiable. After 5 straight hours of work, a worker was legally required to get at least a 30-minute rest. This wasn't a suggestion. It was a mandatory defense against the kind of fatigue that causes terrible accidents.
The law also went after the sneaky problem called spread over. You know, that's the total time from the second you clock in to the second you clock out, including all your breaks. To stop employers from creating these ridiculous split shifts that could stretch a workday over 16 or 18 hours, the law put its foot down. The total spread over was capped at 12 hours. Flat. And finally, the act brought a new level of dignity and professionalism to the job by mandating basic welfare. I'm talking about things we might take for granted today, like a clean, decent place to rest on an overnight stop, or something as simple as a first aid kit in every single vehicle. These all became legal requirements. So it's a great set of rules on paper for sure. But here's the million-dollar question. How on earth do you enforce them when your workplace is a moving target, constantly crossing state lines? Well, the act created an enforcement arm with some real teeth, the inspector. These were state-appointed officials who had the power to stop a truck on the highway, walk right into a depot, demand to see the records, and interview workers on the spot to make sure the law was being followed. So how did they check? With this little thing called the Individual Control Book. Think of it as a mandatory personal logbook for every single worker. It created a clear paper trail of their hours, making it really easy to spot violations. Honestly, this book was the key that made the whole system work. And yeah, the law had penalties. Back in 1961, if you forced a driver to work illegal overtime, you could face 3 months in jail or a 500 rupee fine. And at the time, that was a pretty big deal. But as the decades rolled by, those penalties started to look less like a deterrent and more like a tiny slap on the wrist. Which, of course, brings us to today. How do you reforge a 60-year-old shield for the digital age? Well, the answer is you merge it into something much bigger and more modern. India's new Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code of 2020. Now, this isn't just a simple update. It is a complete and total paradigm shift. The old model of just policing and prosecuting companies is giving way to a new philosophy of helping and guiding them. Those manual paper logbooks are being replaced with digital records. And the penalties? Well, they have been seriously supercharged. Just look at the difference. That old 500 rupee fine can now be as high as 5 lakh rupees if a safety violation leads to a worker's death. And here is the most powerful change of all. The new code says that at least half of that massive fine has to be given directly to the victim's family as compensation. The entire approach to regulation is changing. The inspector is now called an inspector cum facilitator. Their first job isn't to punish, but to actually help employers get into compliance. And for many offenses, companies can now compound them. Basically, they can settle the issue with a payment, avoiding a long court battle and a permanent criminal record. So, where does all this leave us? We're moving from an era of paper logbooks to one of GPS tracking and digital telematics. We're going from tiny fines to massive, business-altering liabilities. The big question now is, will this new digital shield be strong enough to truly protect the people who are the lifeblood, the very arteries of our nation's commerce? The new rules are on the books, but their real test on the road is just getting started.